हमें क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एनएमआर पढ़ने का रीज़न हमें पता चल गया, तो अब हम टॉपिक वाइज आगे चलेंगे। पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एनएमआर इज़ अ प्रोसेस। एनएमआर एक प्रोसेस है या फिर क्या है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसका उपयोग हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर रेडियो वेव रीजन में आती है। जैसे रोटेशनल के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव रीजन की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिए आईआर रीजन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हम यूवी रीजन की बात करते हैं। वैसे ही एनएमआर स्टडी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी के लिए रेडियो वेव रीजन की फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें डिटेल्स लिखनी होती है एग्ज़ाम के अंदर, तो वो डिटेल नोट्स मैं आपको भेज चुकी हूँ पीडीएफ के अंदर। अब क्या है, हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। एनएमआर के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से आया हुआ वर्ड है। मैग्नेटिक, जब चार्ज बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट शो करती है या फिर अपनी एक्सिस पर रोटेशन, कोई भी मूवमेंट शो करती है, तो उसके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे ये मान लिया हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्लस चार्ज है। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट करेगा, जैसे ऐसे रोटेट किया या फिर ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा, तो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगी, जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो जनरेट फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी जब रेडियो वेव रीजन की फ्रीक्वेंसी से मैच होएगी, तो उसे हम कहते हैं कपलिंग। कपलिंग होने को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ये ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस नहीं है आपके पाई बॉन्ड्स के अराउंड, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी का मैच होना, क्या कहलाता है आपका रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने से क्या होता है, फ्लिपिंग होती है। ठीक है, जैसे प्लस हाफ स्पिन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस हाफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एनर्जी से जंप करके दूसरी एनर्जी में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा था वो आपका न्यूक्लियस, वो क्या घूमने लग जाएगा, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। ऐसे ऐसे घूम रहा था, अब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एनएमआर पढ़ते क्यों हैं, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। किसी भी कंपाउंड के चारों ओर कितने मैग्नेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है या मैग्नेटिक एनवायरनमेंट उसका क्या है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड शो करेंगे, सिर्फ एक्टिव न्यूक्लियाई रखने वाले कंपाउंड ही क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन देंगे एनएमआर रीजन में। अब एक्टिव न्यूक्लियाई की हमने बात की थी। एक्टिव न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होती है जिनकी स्पिन की कोई ना कोई वैल्यू होती है, यानी वो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। और ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास नंबर अपॉन 4 मस्ट हैव सम रिमाइंडर। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका शेषफल रहना चाहिए, तभी उसकी स्पिन वैल्यू क्या होगी, आपके ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, यदि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है तो उसकी स्पिन वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब ये स्पिन वैल्यू क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन में होता है ना एस क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वैसे ही न्यूक्लियॉन के अंदर क्या होता है, ये हमारा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना डिटरमाइन करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन में एस होता है, ये न्यूक्लियॉन का है, इसलिए हमने इसको आई से डिनोट, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसे आई से डिनोट किया है। ठीक है, जब कोई न्यूक्लियॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो क्या होता है, उसका राइट हैंड थंब रूल से क्या आता है, क्लॉकवाइज रोटेशन का डाउनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज का अपवर्ड। लास्ट वीडियो के अंदर ये वर्ड उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। अब क्या होगा, फ्लिपिंग हमने बात कर ही ली है। जब प्लस हाफ का स्पिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस हाफ में, यानी ऐसे घूमता हुआ आपके न्यूक्लियॉन उल्टा घूमने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लिपिंग करना कहते हैं। और फ्लिपिंग से क्या बनता है, रेजोनेंस बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसका तो बता ही दिया था। इसकी आई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। 12 4 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। इसकी ये कम्प्लीटली डिविजेबल है क्या, 13 को देखो, ऊपर वाले मास नंबर को देखना है बस, अपने को कुछ और देखना ही है। ये क्या है, कम्प्लीटली डिविजेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये नहीं है कम्प्लीटली डिविजेबल, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये भी नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो।
अब इससे क्या पता चला कि आई की वैल्यू 0 है या नहीं है, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें पता चला कि न्यूक्लियाई जो है हमें मिला हुआ वो एक्टिव है या नहीं है, एनएमआर में स्पेक्ट्रा शो करेगा या नहीं करेगा। एक्टिव होगा तो शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से होंगे, प्रोटॉन होगा, ड्यूटेरियम होगा, कार्बन 12 नहीं होगा, 13 आइसोटोप शो करेगा, N14 शो करेगा, N15 भी शो करेगा। अब इसमें से हम NMR के अंदर सिर्फ कार्बन 13 और H1 को ही ज़्यादातर स्टडी करते हैं। इसका भी रीज़न है, रीज़न क्या है, इनका स्पिन होता है हाफ, इसका भी स्पिन नंबर क्या होता है, हाफ। जिनका स्पिन नंबर हाफ होता है तो वो दो ही पॉसिबिलिटी शो करता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। दो ही डीजनरेट लेवल होते हैं। तो इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्पाइक प्राप्त होती है हमें वो स्पाइक एकदम शार्प होती है, जबकि बाकी जैसे N14 का देखें तो इसकी स्पाइक जो प्राप्त होगी वो हमें क्या होगी, बहुत ब्रॉड प्राप्त होगी। और ब्रॉड के अंदर हम कहाँ माने, यहाँ पे वैल्यू आई है, यहाँ पे वैल्यू आई है। तो उस वजह से क्या करते हैं हम, सिर्फ कार्बन 13 का या प्रोटॉन का ही NMR स्टडी करते हैं। ये लेस इन्फॉर्मेटिव होता है, इन्फॉर्मेशन तो इससे भी मिलती है लेकिन ये लेस मिलती है और इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल शिफ्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं कि स्पाइक की वैल्यू क्या है, डेल्टा वैल्यू क्या है। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स के रीजन के अंदर किसी एटम की स्पाइक की जो वैल्यू होती है, स्पाइक की पोजीशन जो होती है उसको बताने के लिए जो हम डाटा यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। और इसे डेल से प्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रेजेंट किया जाता है, डेल से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है क्या ये, असल में क्या होता है, टेट्रामेथिलसिलीन। टेट्रामेथिलसिलीन क्या है, 4 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। इनमें क्या होते हैं, ये तीन टोटल 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। और इन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कारण एक जगह पे एक बहुत ही शार्प और डिटरमाइन पीक आती है, बहुत शार्प अच्छी सी पीक आती है हमें। ठीक है, जिसे हमें वैल्यू पता चल जाती है और इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट के अंदर कौन से ग्रुप, कौन से एलिमेंट जो है वो डाटा कहाँ प्रदर्शित करेंगे, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेल वैल्यू। इसे हम ppm में शो करते हैं, पार्ट पर मिलियन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इन ppm इज इक्वल्स टू क्या होता है, हर्ट्ज अपॉन मेगा हर्ट्ज। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये डेल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है 10 माइनस टाउ इज इक्वल्स टू डेल्टा। ये भी एक केमिकल शिफ्ट का ही पैमाना है, ये भी एक केमिकल शिफ्ट का पैमाना है। डेल वैल्यू यहाँ राइट टू लेफ्ट चलती है और टाउ पैमाना जो है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब डेल वैल्यू के अंदर कैसे हम केमिकल शिफ्ट निकालेंगे, इसके लिए हमें आनी चाहिए शील्डिंग और डी शील्डिंग। एक कुछ वैल्यूज़ जो होती है, एक जनरल वैल्यूज़ याद कर लेते हैं हम और उसके बाद हम शील्डिंग और डी शील्डिंग को देख के ये बताते हैं कि कितना डाउन फील्ड शिफ्ट हुआ है और कितना अप फील्ड शिफ्ट हुआ है। इस वैल्यू को मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.5, यहाँ पे मान लिया 2, ये 5 है, 8 है, 10 है और मान लो 12 है। तो 0.5 से लेके 0.2 तक यहाँ पे क्या आएंगे, sp3 हाइब्रिड कार्बन। जितने भी sp3 कार्बन होंगे वो सारे क्या करेंगे, 0.5 से 0.2। थोड़ी बहुत वेरी होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे sp, यहाँ पे आएंगे sp2 और 6 to 8, ये 6 मान लो यहाँ पे 6 है तो यहाँ से यहाँ क्या आएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे। 8 to 10 यहाँ पे क्या आएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे आपके एसिड, ये एसिड जो
यानी 10 to 12 के बीच में यदि पीक प्राप्त हो रही है, इतना ज़्यादा डीसिलरेट कंपाउंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पक्का एसिड है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखने की है। एसिड और एरोमेटिक कंपाउंड, इनके लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। अब इसके शील्डिंग डीशील्डिंग क्या होती है और इसको कैसे आगे हम निकालते हैं, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक याद कर लेना। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस दूंगी और उस क्वेश्चन को आपको वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले सॉल्व करना है। ठीक है।